रात के ठीक 12 बजे का वक्त था। हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न किसी इंसान की हलचल, बस एक सन्नाटा जो सीधा दिल में उतर रहा था। कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां मौत खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से कुछ और शुरू होता है। एक पुराना मुर्दा घर, जहां लाशें सिर्फ रखी नहीं जाती थीं, बल्कि उनके साथ कुछ ऐसा किया जाता था जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठे। लेकिन असली डर उस दिन शुरू हुआ जब एक लड़की बिना कुछ जाने उस जगह पर पहुंच गई। उसे नहीं पता था कि उस मुर्दा घर में सिर्फ लाशें नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत मौजूद है जो इंसान नहीं और इंसान से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कहते हैं वो ताकत किसी और दुनिया से आई थी, एक ऐसी दुनिया जहां दर्द ही पूजा है। हॉरर विद अजर। और आज की कहानी आपको यकीन दिला देगी कि कुछ दरवाजे कभी खोलने नहीं चाहिए। मुर्दा घर एक ऐसा लफ्ज जिसे सुनते ही इंसान के जहन में अजीब सी ठंडक उतर जाती है। ठंडी लोहे की मेजें, सफेद चादरों में लिपटी बेजान जिस्म और एक सड़ी हुई दम घोट देने वाली बू। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी खत्म होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ मुर्दे सिर्फ बड़े नहीं रहते, उनके साथ कुछ और भी होता है, कुछ ऐसा जो इंसानियत से बहुत दूर है। ये कहानी सिर्फ बालिग लोगों के लिए है। नमस्कार, मैं आपकी कहानियां अक्सर सुनती हूं और आज मैं भी एक कहानी लेकर आई हूं। ये कहानी मेरी नहीं है, लेकिन जहां मैं काम करती थी वहां किसी के साथ हुई थी। मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती, क्योंकि जो मैंने सुना वो सिर्फ डरावना नहीं था, वो रूह तक हिला देने वाला था। मैं एक अस्पताल में आया का काम करती थी और मेरी ड्यूटी अक्सर मुर्दा घर में लगती थी। मेरा काम था फर्श साफ करना, खून पोंछना, कभी एक्सीडेंट की लाश, कभी जली हुई बॉडी, कभी किसी की आंखें खुली रह जाती तो उन्हें अपने हाथों से बंद करना पड़ता, और कभी लाशें इतनी पुरानी हो जाती कि उन पर कीड़े रेंगने लगते। हर लाश एक कहानी होती है, लेकिन हम उसे कभी नहीं जान पाते। उसी अस्पताल में एक दिन एक नई लड़की आई। नाम था सना। मासूम चेहरा, आंखों में ख्वाब, अपने वालिदैन का नाम रोशन करने का जुनून। जब वो पहली बार आई, उसके साथ उसके माँ बाप भी थे। माँ की आंखों में आंसू और बाप के चेहरे पर फख्र। सना उन्हें तसल्ली दे रही थी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सना बाकी लोगों जैसी नहीं थी। ना उसमें घमंड था, ना दिखावा। वो हम जैसे स्टाफ से भी इज्जत से बात करती। कभी हमारे साथ बैठकर खाना खाती, कभी अपने घर की बातें करती। धीरे धीरे वो मुझे अपनी बेटी जैसी लगने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक खत आया। सना की पोस्टिंग बदल दी गई। अब उसे भेजा जा रहा था मुर्दा घर में, बिना किसी वजह के। सना समझ गई ये सजा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके सामने उसके वालिदैन का सपना था। अगले दिन वो पहली बार मुर्दा घर पहुंची। दरवाजे पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, बाबा रहमान। उसने सना को देखा, मुस्कुराकर बोला, नहीं हूं ना बिटिया, डरना मत। लेकिन उसके इस कहने से सना के दिल में और खौफ बैठ गया। जैसे ही सना अंदर दाखिल हुई, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। हल्की पीली रोशनी, चारों तरफ सन्नाटा, दीवारों पर पुराने नोटिस और फर्श पर नमी, हवा में अजीब सी बू। हर कदम की आवाज उसके दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो अकेली नहीं है। कॉरिडोर के आखिर में एक आदमी खड़ा था, सफेद कोट, सख्त चेहरा। तुम लेट हो, उसने ठंडी आवाज में कहा।
सना घबरा गई। सॉरी सर, यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फिर उसने कहा, मेरा नाम है डॉक्टर रईस। उसकी आंखों में एक अजीब सा साया था। डॉक्टर रईस उसे पूरे मुर्दा घर में घुमाने लगा। फिर अचानक रुककर बोला, कुछ उसूल हैं। पहला, बिना वजह मत घूमना। दूसरा, किसी को अंदर मत लाना। फिर उसकी आवाज भारी हो गई। और तीसरा, उसने सना की आंखों में देखते हुए कहा, एक कमरा है, उसके पास भी मत जाना। सना चुप हो गई, लेकिन अब उसके दिल में एक ही सवाल था, उस कमरे में आखिर है क्या? डॉक्टर रईस सना को अपने केबिन में लेकर गया। कमरा छोटा था, लेकिन अजीब तरह से भरा हुआ। दीवारों पर सर्टिफिकेट्स और कुछ पुराने धुंधले चित्र। टेबल पर फाइलों का ढेर। डॉक्टर रईस कुर्सी पर बैठा और ठंडी नजरों से सना को देखने लगा। यहां काम करना है तो सिर्फ काम पर ध्यान दो। उसकी आवाज में सख्ती नहीं, बल्कि एक अजीब सी चेतावनी थी। डॉक्टर रईस ने उंगलियां टेबल पर थपथपाईं। ये कोई कॉलेज नहीं है, जो कहा जाए वही करना। और हां, ज्यादा सवाल पूछने की आदत छोड़ दो। सना चुपचाप बैठी रही। उसे महसूस हो रहा था कि ये आदमी सिर्फ सख्त नहीं, कुछ छुपा रहा है। डॉक्टर रईस ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। इसे पढ़ो, कल से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। सना ने फाइल ली, धीरे धीरे उसे खोलने लगी। अंदर पुराने केस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। लेकिन हर पन्ने के साथ उसे एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। जैसे ही सना नोट्स लिखने लगी, उसने टेबल से पेन उठाने की कोशिश की। कुछ फाइलें नीचे गिर गईं। जब वो उन्हें उठाने झुकी, उसकी नजर एक मैगजीन पर पड़ी, पुरानी, आधी छुपी हुई। जिज्ञासा में उसने उसे उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसका चेहरा सख्त हो गया। ये कोई आम चीज नहीं थी, इसमें इंसानी हदों से परे बातें लिखी थीं। सना के हाथ हल्के कांपने लगे। सना ने जल्दी से मैगजीन वापस रख दी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। ये आदमी सिर्फ अजीब नहीं है, ये खतरनाक है। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। डॉक्टर रईस वापस आ रहा था। सना तुरंत सीधी होकर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर रईस अंदर आया। उसकी नजर सीधी टेबल पर गई। तुमने कुछ छुआ था? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन खतरनाक। सना घबरा गई। जी, बस पेन। डॉक्टर रईस कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, ध्यान रखना, यहां हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। डॉक्टर रईस ने घड़ी देखी। 9 बज गए हैं, तुम जा सकती हो। फिर उसने सख्ती से कहा, और याद रखना, 9 के बाद यहां रुकना मना है, 1 मिनट भी नहीं। सना ने सिर हिलाया और चुपचाप बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर आई, दरवाजे पर अब कोई और खड़ा था। गंदे कपड़े, अजीब नजरें। वो था काशिफ। उसने सना को ऊपर से नीचे तक देखा। नहीं हो क्या? उसकी आवाज में बदतमीजी साफ झलक रही थी। सना को अजीब सा एहसास हुआ। काशिफ धीरे धीरे उसके करीब आया। अकेली जा रही हो? उसकी नजरें ठीक नहीं थीं। सना गुस्से में बोली, तमीज से बात करो। काशिफ हंस पड़ा। गुस्सा भी खूब आता है। सना बिना कुछ बोली 30 कदमों से वहां से निकल गई। हॉस्टल पहुंचकर भी सना को सुकून नहीं मिला। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थीं। डॉक्टर रईस, वो मैगजीन और वो बंद कमरा। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी गलती अभी बाकी है। हॉस्टल के कमरे में बैठी सना फाइल खोलकर पढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही पन्ने पलटते ही उसका दिल बैठ गया। ये वो फाइल नहीं है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे याद आया
केबिन में हड़बड़ी में उसने शायद गलत फाइल उठा ली थी। अब असली फाइल वहीं मुर्दा घर में रह गई थी। सना कमरे में टहलने लगी। अब क्या करूं? सुबह तक इंतजार करे या अभी जाकर फाइल ले आए? लेकिन डॉक्टर रईस का सख्त नियम उसके दिमाग में गूंज रहा था, 9 के बाद यहां मत आना। फिर उसे याद आया, काशिफ वो मदद कर सकता है। बस यहीं उसने फैसला कर लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात के करीब 11 बजे सना चुपचाप हॉस्टल से निकली। चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी जैसे रुक सी गई थी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मुर्दा घर अब सामने था, अंधेरे में डूबा हुआ, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। सना गेट तक पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। काशिफ? उसने धीरे से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। एक अजीब सी खामोशी। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ी रही, फिर खुद से बोली, बस जल्दी से अंदर जाकर फाइल लेकर निकल जाती हूं। वो धीरे से अंदर दाखिल हुई। आज मुर्दा घर पहले से ज्यादा खामोश था। रोशनी और भी कम, हवा और भी ठंडी। उसके कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी। हर सेकंड डर बढ़ता जा रहा था। अचानक एक कमरे से हल्की आवाज आई। सना धीरे से पास गई और अंदर झांका। वो काशिफ था, जमीन पर पड़ा हुआ, नशे में बेहोश। पास में बोतलें पड़ी थीं। सना ने राहत की सांस ली। अच्छा, ये यहां है। ठीक है, मैं खुद ही फाइल ले आती हूं। सना धीरे धीरे केबिन तक पहुंची। दरवाजा खुला था। उसने अंदर जाकर जल्दी से टेबल देखी। वही फाइल वहीं पड़ी थी। उसने तुरंत उसे उठाया, बैग में रखा और वापस मुड़ गई। जैसे ही वो बाहर निकली, कॉरिडोर के आखिरी हिस्से में हल्की सी रोशनी दिखी। वही कमरा जिसके पास जाने से मना किया गया था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। सना रुक गई। दिल कह रहा था भाग जाओ, लेकिन दिमाग उसे वहीं रोक रहा था। धीरे धीरे वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। हर कदम और भारी हो रहा था। उसने दरवाजे के कोने से अंदर झांकने की कोशिश की, और जैसे ही उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। कमरे के अंदर डॉक्टर रईस मौजूद था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा दिन में दिखता था। वो किसी अजीब सी हरकत में मशगूल था। कमरे में अजीब सा माहौल था, हल्की रोशनी और कुछ फुसफुसाती आवाजें। सना समझ नहीं पा रही थी ये हो क्या रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, यहां कुछ बहुत गलत हो रहा था। दरवाजे के उस छोटे से कोने से सना अंदर झांक रही थी। कमरे की हल्की पीली रोशनी में डॉक्टर रईस कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। उसकी पीठ सना की तरफ थी और वो किसी चीज के सामने झुका हुआ था। धीमी धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहा था, ऐसी भाषा जो सना ने पहले कभी नहीं सुनी थी। कमरे का माहौल अब और भारी लगने लगा था। दीवारों पर अजीब से निशान, फर्श पर कुछ बना हुआ, जैसे कोई रस्म, कोई अजीब क्रिया। सना की सांसें तेज हो गईं। ये कोई मेडिकल काम नहीं है। अब उसे यकीन हो चुका था, यहां कुछ और ही चल रहा है। अचानक कमरे के एक कोने में हलचल हुई। जहां अंधेरा था, वहीं कुछ हिला, जैसे कोई परछाई। सना ने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी उसे महसूस हुआ वो अकेली नहीं है। सना अब पीछे हटना चाहती थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे यहां नहीं होना चाहिए। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी।
लेकिन तभी उसके पैर से हल्की सी आवाज हुई। कौन है? अचानक डॉक्टर रईस की आवाज गूंजी। सना का दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत खुद को दीवार से सटा लिया, सांस रोक ली। कमरे के अंदर कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। उसी वक्त दूसरी तरफ से आवाज आई। कौन है वहां? ये काशिफ था, जो अब नींद से उठ चुका था। उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। सना घबरा गई। अब अगर वो बोला तो सब खत्म। काशिफ लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ आने लगा, हाथ में टॉर्च, रोशनी इधर उधर घुमा रहा था। कौन छुपा है? सना ने तुरंत पास पड़े स्ट्रेचर के नीचे खुद को छुपा लिया, सांस रोककर बस दुआ कर रही थी। काशिफ अब बिल्कुल पास था। उसकी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूम रही थी। एक पल के लिए वो उसी स्ट्रेचर के पास रुक गया। सना का दिल जैसे बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो बोला, शायद मेरा वहम था, और आगे बढ़ गया। अब पूरा मुर्दा घर फिर से खामोश हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। सना अभी भी स्ट्रेचर के नीचे थी, डरी हुई, कांपती हुई। वो सोच रही थी, बस सुबह हो जाए, मैं यहां से निकल जाऊं। कुछ मिनट बीते। सना ने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की, और तभी उसकी सांस रुक गई, क्योंकि ठीक सामने कोई खड़ा था और उसे देख रहा था। वो था डॉक्टर रईस। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी, सिर्फ शिकार करने वाली ठंडी मुस्कान। रात गहरी होती जा रही थी। मुर्दा घर के उस ठंडे सुनसान कॉरिडोर में अब सब कुछ असामान्य रूप से शांत हो चुका था। ना कदमों की आवाज, ना किसी की सांसों की आहट, बस एक खामोशी। ऐसी खामोशी जो दिल को चीर कर अंदर तक उतर जाए। स्ट्रेचर के नीचे छुपी हुई वो लड़की अपने घुटनों को सीने से लगाए सांस रोके बस इंतजार कर रही थी। बस सुबह हो जाए, बस कोई आ जाए। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे डर लग रहा था, कहीं उसकी धड़कनों की आवाज ही उसे पकड़वा ना दे। उसने धीरे से आंखें बंद की और खुद को समझाने लगी, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और सब्र। लेकिन अचानक उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसके बहुत करीब हो। उसने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे, बहुत धीरे उस फटे हुए कपड़े की दरार से बाहर झांका, और उसी पल उसकी सांस अटक गई। उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया, क्योंकि जिस जगह से वो बाहर देख रही थी, उसी जगह बिल्कुल सामने एक आंख उसे घूर रही थी। वो कोई और नहीं, वही डॉक्टर था। उसकी आंखें ठंडी, बेरहम और शिकारी जैसी थीं, जैसे वो काफी देर से वहीं बैठा हो, बस इंतजार कर रहा हो उसकी बाहर आने का। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। वो एक शिकारी की मुस्कान थी, जो अपने शिकार को पकड़ चुका हो। अचानक उसकी डरावनी आवाज गूंजी, बाहर निकल। आवाज इतनी ठंडी थी कि जैसे बर्फ सी रगों में दौड़ गई हो। फिर उसने जोर से चिल्लाया, निकाले से बाहर। अगले ही पल वो शराबी गार्ड आया और बिना कुछ सोचे पूरे स्ट्रेचर को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। धड़ाम! लोहे की आवाज पूरे मुर्दा घर में गूंज गई। वो लड़की जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में डर था, उसकी सांसें बिखर चुकी थी। वो पीछे हटने लगी, हाथों के सहारे घिसटते हुए। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सामने खड़ा इंसान अब इंसान नहीं रहा था। वो गिड़गिड़ाती रही, मैं चली जाऊंगी, मैं यहां से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मेरे माँ बाप, वो मेरे बिना जी नहीं पाएंगे। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वो दोनों बस उसे देख रहे थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं, बस एक चीज हो, एक खिलौना,
डॉक्टर धीरे धीरे उसके पास झुका, उसके बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और ठंडी आवाज में बोला, पुलिस बुलाने वाली थी ना तू? उसके शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगे। अगले ही पल उसने उसे घसीटना शुरू कर दिया। उसकी चीखें पूरे मुर्दा घर में गूंज रही थीं, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। ना कोई मदद, ना कोई इंसान, बस अंधेरा और 2 दरिंदे। उसे उस बंद कमरे में ले जाया गया जहां वो पहले झांकी थी। उसके हाथ पैर बांध दिए गए। वो छटपटाती रही, चीखती रही, लेकिन उसकी आवाज अब बेअसर थी। वो पूरी रात बस एक ही बात दोहराती रही, मुझे जाने दो, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। मैंने बहुत मेहनत की है। मेरे पापा, मेरी अम्मी। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। हर चीख के साथ उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी। उसके सपने, उसकी उम्मीदें सब एक एक करके टूट रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों बस खड़े उसे देखते रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर डॉक्टर ने सिगरेट निकाली, सुलगाई और बोला, देख जरा, खत्म हुई या नहीं। गार्ड झुका, उसकी सांस चेक की और बोला, खत्म हो गई। बस इतना ही, जैसे किसी ने कोई सामान चेक किया हो। उसके बाद उन्होंने उसकी लाश उठाई और उसे मुर्दा घर के उसी ठंडे फ्रीजर में डाल दिया जहां लावारिस लाशें रखी जाती थीं। उसका बैग, उसके कपड़े सब जला दिए गए, जैसे वो कभी थी ही नहीं। अगले दिन वो हॉस्टल नहीं पहुंची। लोग पूछने लगे, कहां गई, क्या हुआ? लेकिन कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो वहीं थी, ठंडी फ्रीजर में, एक नंबर बनकर। अगले दिन सुबह पूरा हॉस्टल बेचैन था। हर कोई उसी का नाम ले रहा था। वो कहां गई? रात को आई भी थी या नहीं? आया, जो उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी, बार बार गेट की तरफ देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। कुछ ठीक नहीं है। वो धीरे से बुदबुदाई। दिन उसके घर फोन गया। आपकी बेटी हॉस्टल नहीं पहुंची। फोन सुनते ही उसकी मां के हाथ कांपने लगे। क्या मतलब नहीं पहुंची? पिता का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन आंखों में डर साफ दिख रहा था। बिना वक्त गवाए दोनों उसी वक्त निकल पड़े। अस्पताल पहुंचते ही हर तरफ हलचल मच गई। किसी ने उसे देखा था? आखिरी बार कब दिखी? लेकिन हर सवाल का जवाब एक ही था, कल शाम के बाद नहीं देखा। आया ने धीरे से कहा, वो मुर्दा घर गई थी। बस यही एक सुराग था। जब उसके पिता उस जगह पहुंचे जहां आखिरी बार उसे देखा गया था, तो वहां सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो ठंडा दरवाजा, वही सन्नाटा, लेकिन एक अजीब सी घुटन थी वहां। पिता ने दरवाजे को घूरते हुए कहा, यहीं कुछ हुआ है। अंदर वही डॉक्टर मौजूद था, चेहरे पर वही ठंडी शांति। आपकी बेटी यहां से कल ही चली गई थी। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, जैसे सब कुछ पहले से तैयार हो। गार्ड भी बोला, जी सर, सही कह रहे हैं, मैंने खुद उसे बाहर जाते देखा था। दोनों की बातें एकदम मैच कर रही थीं। पिता चुप खड़े थे, लेकिन उनका दिल मान नहीं रहा था। उन्होंने चारों तरफ देखा, दीवारें, फर्श, दरवाजे, जैसे हर चीज कुछ छुपा रही हो। अगर वो गई थी तो वापस क्यों नहीं पहुंची? उनकी आवाज भारी हो चुकी थी। थाने में उन्हें घंटों बैठाया गया। फिर एक ठंडी आवाज आई, 48 घंटे से पहले केस नहीं बनता। मां रोते हुए बोली, सर वो मुसीबत में है। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। बड़ी लड़की है, खुद आ जाएगी, बस यही जवाब मिला। दिन बीतते गए। हर सुबह उम्मीद लेकर आती और हर रात उसे तोड़कर चली जाती। मां की आंखें सूज चुकी थीं,
पिता की आवाज भारी हो चुकी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं था। दिन बीतते गए। हर सुबह उम्मीद लेकर आती और हर रात उसे तोड़कर चली जाती। मां की आंखें सूज चुकी थीं, पिता की आवाज भारी हो चुकी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं था। और सबसे डरावनी बात क्या थी कि सच सबके सामने था, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा था, या शायद देखकर भी अनदेखा कर रहा था। कई हफ्ते गुजर चुके थे। उसकी गुमशुदगी अब एक केस बन चुकी थी, एक फाइल जो हर दिन थोड़ी और धूल से भरती जा रही थी। पुलिस स्टेशन के एक कोने में पड़ी उस फाइल पर उसका नाम लिखा था, लेकिन उस नाम के पीछे अब कोई आवाज नहीं थी। हर बार जब उसके पिता वहां जाते, उन्हें वही जवाब मिलता, जांच जारी है। लेकिन सच्चाई ये थी कि जांच कभी शुरू ही नहीं हुई थी। घर में अब सन्नाटा रहने लगा था। उसकी मां, जो हर वक्त उसकी आवाज सुनने की आदी थी, अब दीवारों से बातें करने लगी थी। कभी उसके कपड़े सीने से लगाकर रोती, तो कभी उसके कमरे में बैठकर घंटों चुप रहती। वो वापस आएगी, वो खुद से बार बार यही कहती, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं उसे सच का एहसास हो चुका था। उसकी आया फिर से मुर्दा घर गई। दिल में डर था, लेकिन एक सवाल भी था, उस रात आखिर हुआ क्या था? जैसे ही वो अंदर गई, उसे वही ठंडक महसूस हुई, वही बदबू, वही सन्नाटा। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उस जगह में उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे चलते हुए उस कॉरिडोर तक पहुंची जहां से सब शुरू हुआ था। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां हल्का सा दाग था, जैसे खून का पुराना निशान, जिसे धोने की कोशिश की गई हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यहां कुछ हुआ है। अब उसे यकीन हो गया था। वो उसी पुराने दरवाजे के पास पहुंची जो हमेशा बंद रहता था। आज भी वो बंद था, लेकिन इस बार दरवाजे की नीचे से हल्की सी बदबू आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा छूने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, यहां क्या कर रही हो? वो चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा तो वही डॉक्टर खड़ा था। उसकी आंखें आज पहले से ज्यादा खतरनाक लग रही थीं, जैसे उसे सब पता हो, जैसे वो उसके मन की हर बात पढ़ रहा हो। काम करो अपना, उसने ठंडी आवाज में कहा। आया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो समझ गई थी कि यहां कुछ बहुत गलत है। उस रात आया सो नहीं पाई। बार बार उसे वही दाग याद आ रहा था, वही बंद दरवाजा और वो ठंडी नजर। उसने तय किया, मैं चुप नहीं रहूंगी। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक डर आया। अगर मैंने कुछ कहा तो मेरे साथ भी। उसके हाथ कांपने लगे। कुछ दिनों बाद अस्पताल में एक और खबर फैली। एक और लड़की गायब हो गई। वो भी इंटर्न थी। लोगों ने फिर वही कहा, शायद कहीं चली गई होगी। लेकिन आया समझ चुकी थी, ये सब इत्तफाक नहीं है, ये सिलसिला है। मुर्दा घर में सब कुछ वैसे ही चल रहा था, लेकिन अब हर रात एक नया राज दफन हो रहा था। एक नया नाम, एक नई लाश और एक नई खामोशी। वो जगह अब सिर्फ मुर्दों की नहीं थी, बल्कि जिंदा लोगों के डर की भी थी। वक्त गुजरता गया, लेकिन उस जगह की खामोशी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो खामोशी अब भारी थी, जैसे उसमें चीखें दबी हों। आया जब भी उस कॉरिडोर से गुजरती, उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। लेकिन जब वो पलट कर देखती, वहां कोई नहीं होता, सिर्फ खाली गलियारा और टिमटिमाती रोशनी। अब वो अकेले काम करने से डरने लगी थी। हर आवाज उसे चौंका देती, हर दरवाजा उसे शकी लगता। यहां तक कि मुर्दे भी अब उसे पहले जैसे नहीं लगते थे। उसे लगता जैसे वो उसे देख रहे हों, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों, लेकिन कह नहीं पा रहे।